हेलो बच्चों, आई होप सो आप सब जहाँ कहीं भी होंगे और जहाँ से वीडियो देख रहे होंगे आपकी सैनिक की तैयारी बिल्कुल जोर से चल रही होगी। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है सैनिक का एग्जाम बिल्कुल एट द कॉर्नर है और 18 जनवरी को इस साल आपका सैनिक का एग्जाम होने वाला है। आप सब लोग जहाँ भी होंगे बहुत तेजी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना प्रिपरेशन के, उसमें रिवीजन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा रिवीजन करते हो, जितने मैक्सिमम बार रिवीजन करते हो, वो आपको हेल्प करता है। तो इसीलिए आज आपकी उस रिवीजन को और एस करने के लिए एडुटेक लेके आया है आपके लिए सैनिक के एक प्रॉपर वीडियो सीरीज, जिसमें मेरे बाद बहुत सारे मेंटर्स आएंगे जो आपको अलग अलग क्लासेस के और अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉप 50 एमसीक्यूज कराएंगे। और लेट मी टेल यू, इस एमसीक्यू के लिए हमारी पूरी टीम ने साथ में रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद जो आपके टॉप 50 सोशल के 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स रहे हैं, उनको हम आपके सामने लेके आए हैं। तो प्लीज एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना और लास्ट तक वीडियो बनाना, बिकॉज सैनिक का सवाल है। ठीक है, तो आई होप सो आप जहां कहीं भी सबसे पहले आप कमेंट में जाके अपना नाम कमेंट कीजिए और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज लेट अस नो। उसके बाद ये टॉप 50 क्वेश्चन में मैं सुमन जोशी एसिस्टेंट मेंटर एट एडुटेक आपके साथ हूं और आपके टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ मिलकर इजीली सॉल्व करवाऊंगी। और ना केवल आंसर याद कराऊंगी, बल्कि कैसे आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो और एलिमिनेशन टेक्निक से सही आंसर को चूज कर सकते हो, ये भी सिखाऊंगी। तो आपको वीडियो में एंड तक रहना है और प्रॉपरली हर एक की पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉप 50 एमसीक्यू ऑफ सोशल साइंस दिस डे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना प्लीज। ये थोड़े से गलत ऑप्शंस हमसे हो गए थे, आपके सही ऑप्शंस मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। एंड लेट मी टेल यू, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। जैसे कि आपकी लाइफ में आप किस ईयर को पैदा हुए थे, फिर उसके बाद आप फर्स्ट क्लास में गए थे, फिर आप सेकंड क्लास में गए थे, फिर आपने 10th के बोर्ड दिए, फिर 12th दी, फिर आपकी नौकरी लगी। ऐसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। सेम वैसे ही हमारी हिस्ट्री में पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। इस तरह से आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि आपको ये जो 5 आपके सामने मुगल एम्परर्स हैं, आपको इन सबको लगाना है इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू देयर ईयर। अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखो, सैलरी में कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है। अगर आप यहां से देखने फिरोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको की पॉइंट ढूंढना। दीदी, सबसे पहली बात, इल्तुतमिश, नसीर उद्दीन मोहम्मद, रजिया सुल्ताना, कुतुबुद्दीन ऐबक, घियासुद्दीन बाल्बन। आपको सबसे पहले ढूंढना है कि इनमें से सबसे फर्स्ट कौन सा है। अब आप जैसे ही आपने फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ढूंढ लिया, आपके बहुत सारे ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले, मैंने जहां तक हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे याद है कि यार दीदी हमने पढ़ा था हिस्ट्री के टाइम पे, तो स्टार्टिंग में मुझे याद है सबसे पहले नाम हम जिसका सुनते हैं दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले हमारे रहे हैं जिनके ऊपर कुतुब मीनार भी बना हुआ है दिल्ली में, और इन्होंने बहुत ज्यादा एक आर्किटेक्चरल काम किया। तो सबसे पहला मेरे पास आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो मैंने देखा कि देखते ही मेरे पास स्टार्टिंग डी ऑप्शन से सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो क्या मैं अपने ये 2 ऑप्शन काट दूं? इसे बोलते हैं द ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन। आप एलिमिनेशन के दम पे इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास आ गई 50-50 की लाइफलाइन। 2 ऑप्शन हट गए, बचे 2 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दीदी मुझे, चलो मानो मुझे कुछ नहीं पता, बट मैंने शायद हिस्ट्री इतनी पढ़ी है या फिर थोड़े बहुत मैं शॉर्ट चला था, मुझे इतना पता है कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। मतलब रजिया सुल्ताना जो थी वो इल्तुतमिश के बाद ही आई थी। तो इसका मतलब दीदी ए के बाद तो सी आएगा। इनकी एक चीज कंफर्म है कि ए के बाद आने वाला है सी। तो मैं ढूंढूंगी इन 2 ऑप्शन में कहाँ पे ए के बाद सी है। दीदी ये देखो, ए के बाद सी यहाँ पे उल्टा है, सी के बाद है। अरे बेटी पहले थोड़ी आएगी, पहले तो पापा आएंगे ना। तो इल्तुतमिश पापा थे, तो यहाँ ने कि मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब फिर से याद कर लो, सबसे पहले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश। रजिया सुल्ताना वाज द ओनली फीमेल वो मुगल एम्परर जिन्होंने इतना बड़ा एक थ्रोन को एक्वायर किया था। ठीक है, उसके बाद है नसीरुद्दीन मोहम्मद और लास्ट में घियासुद्दीन बाल्बन। बाल्बन के बाद एक पूरी बाल्बन डायनेस्टी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपकी हिस्ट्री का, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, द एम्परर हु असेंडेड। इस असेंडेड वर्ड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, असेंडेड वर्ड का मतलब होता है कि एक के बाद है, एक के बाद है। आप पढ़ते हो ना मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे बताइए कि इनमें से वो कौन सा एम्परर है जिसने थ्रोन यानी कि अपनी गद्दी, राज गद्दी को 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी राजगद्दी को ले लिया था। हु वॉज द एम्परर हु असेंडेड द थ्रोन एट 3 years ऑफ एज। 3 साल की उम्र में किसने? देखो फोटो आपके सामने बिल्कुल शानदार मस्त लग रही है, एंड दिस
वॉज नन अदर देन अकबर। आपके हैं अकबर जी। अब मुझे मैं कोई बात बताऊं अकबर के बारे में। अकबर हमारे थर्ड, अकबर वॉज आर थर्ड मुगल एम्परर। अकबर कौन थे हमारे, एक मिनट, अकबर कौन थे हमारे, अकबर वॉज आर थर्ड मुगल एम्पर। और जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि हमारे थर्ड मुगल एम्पर जो अकबर थे, इनके फादर का नाम क्या था। आई एम गिविंग यू ओनली 10 सेकेंड, मुझे जल्दी बताइए कि अकबर के फादर का नाम क्या था। एक ट्रिक दूं, अकबर के पापा का नाम इन्हीं ऑप्शंस में है। यस, बिल्कुल सही पकड़ा, हुमायूं वॉज द फादर ऑफ अकबर। और इनकी डेथ के बाद ही अकबर ने 13 ईयर की एज में अपना थ्रोन एक्वायर किया था। एंड लेट मी टेल यू, 13 साल की उम्र के बच्चे के लिए अकेले थ्रोन संभालना मुगल एम्पर का आसान नहीं था। इसीलिए जब तक ये 18 के नहीं होते हैं, जब तक ये खुद के दम पे थ्रोन संभालना नहीं होता, तब तक इनकी हेल्प की थी इनके जो बहुत ही खतरनाक साथी, जिनका नाम था बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान ने इनकी हेल्प की थी जब तक ये थोड़े बड़े नहीं होते हैं। तो प्लीज इनको, ये जो बाकी मुगल एम्पर हैं, जहांगीर, शाहजहां, ये इनके असेंडर्स थे। अकबर के मरने के बाद शाहजहां, जहांगीर, ये सब आए थे, औरंगजेब आए थे। ठीक है, तो प्लीज ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है द जिजिया। अभी जिजिया वर्ड सुन के ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। जिजिया एक टैक्स था जो कि किसने लगाया था। दिस जिजिया टैक्स वॉज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द मुगल रूल। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो जिजिया नाम का टैक्स था, इसको अबॉलिश, अबॉलिश मतलब इसको तोड़ा किसने था, किसने इस टैक्स को लिबरेट कर दिया था, किसने इस टैक्स को हटा दिया था। हु अबॉलिश दिस टैक्स। तो प्लीज जल्दी से बताइए कि कौन था वो मुगल एम्परर जिसने इस टैक्स को हटाया था। बिल्कुल सही जवाब, इट वाज नन अदर देन अकबर। लेकिन आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है कि ये जो टैक्स था जिजिया, ये कुछ नहीं था। दिस जिजिया टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उस टाइम पे, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स लगाया गया था कि जो मुस्लिम्स नहीं है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा एज अ टैक्स टू द मुगल एम्पर, ताकि वो क्या करे, उनकी सुरक्षा करे, उनकी मिलिट्री सुरक्षा करे। लेकिन इस टैक्स को बाद में अबॉलिश कर दिया था किसने, हमारे अकबर जी ने। बिकॉज उनका एक कहना था, उन्होंने ना एक एक चीज स्थापित की, इसका नाम था सुल ई कुल। सुल ई कुल, आपसे पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुल ई कुल किसने एस्टेब्लिश किया था। इट वाज नन अदर देन योर अकबर। अकबर ने सुल ई कुल एस्टेब्लिश किया था और ये बोला था कि ये सुल ई कुल का मतलब है कि हारमोनी लेके आनी है, पीस लेके आनी है, लोगों के अंदर शांति लेके आनी है, इसके लिए टैक्स वगैरह को हम अबॉलिश कर देंगे। तो दिस इज व्हाट ही डिड, ये उन्होंने किया था। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर तो फटाफट कमेंट डाउन करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो फटाफट आपको कमेंट डाउन करना है। आई विल रिवर्ट बैक टू योर डाउट। तो प्लीज याद रखना। इसके अलावा एक अलग से प्लेस ऑफ वर्शिप थी, इसका नाम था दिन ए इलाही। अभी आपको लग रहे होंगे वर्ड कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, वर्ड याद करने पड़ेंगे यार। एक था दिन ए इलाही, ये दिन ए इलाही जो था ये भी लेके आए थे आपके अकबर। इट वाज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इबादत खाना, ये भी अकबर लेके आए थे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं टॉम। हुमायूं जी आ गए, देखा हुमायूं कौन थे, हुमायूं थे अकबर के पिताजी। और हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी मेमोरी में हुमायूं टॉम बनाया गया था। और वो हुमायूं का किला किसने बनाया था, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, रिपीटेडली आया हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि आपके मुगल के आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है, चाहे वो रेड फोर्ट से आए, चाहे वो आपके हुमायूं टॉम से आए, चाहे वो ताजमहल से, क्वेश्चन आता ही आता है। तो हुमायूं टॉम किसने बिल्ड किया था, तो आपको याद रखना है हुमायूं टॉम वाज बिल्ड बाय बेगा बेगम, जो कि आपके हुमायूं की क्या थी, शी वाज अ ऑफिशियल वाइफ ऑफ हुमायूस। ठीक है, तो इनको हम अकबर की मम्मी भी कह सकते हैं, है ना, अकबर की मदर भी थी ये। और इनको एक और बहुत ही फेमस नाम से बेगम का नाम था हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम भी इनका दूसरा नाम था। तो प्लीज याद रखना, हाजी बेगम ये था इनका दूसरा नाम। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं प्लीज टेल मी। यस, एक और चीज के बारे में याद रखना कि जो हुमायूं टॉम था ना, इसको बनाया गया था पर्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर। अब होता है आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे हमारा जो मंदिर होते हैं वो एक अलग आर्किटेक्चर पे, नगाड़ा स्टाइल्स पे होते हैं, सेम वैसे ये जो पर्टिकुलरली हुमायूं टॉम बनाया गया था, इसको पर्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया था। और इसको बनाने वाली कौन थी, बेगा बेगम, जिसका दूसरा नाम क्या था, हाजी बेगम। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। विच मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट टू कमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फाइव। ये एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट रहा है हमारी हिस्ट्री में, जहाँ पे किंग जॉर्ज फाइव हमारे इंडिया में आए थे। तो आप बताएंगे कि किंग जॉर्ज फाइव ने क्या बिल्ड किया, उनके मेमोरी पे क्या बिल्ड किया गया था। यस, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, सबसे पहली बात, ये जो किंग जॉर्ज फाइव आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये किंग जॉर्ज फाइव
अपनी पत्नी के साथ आए थे। ही वॉज देयर विद हिज वाइफ, जिनका नाम था मैरी, MRY, मैरी। वो ब्लडी मैरी नहीं भाई, दूसरी वाली मैरी। तो ये जो मैरी थी ये इनके साथ आए थे, एंड दे वर द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया। इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश जो रॉयल जो आए थे, दैट वाज दीज टू पीपल। और इनकी याद में कि ये हमारे यहाँ आए हैं, पधारे हैं हमारे देश में, तो इसीलिए इनकी याद में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। और ये गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन क्या है, आप जल्दी से कमेंट डाउन करके बताएंगे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। एक और चीज बता दूं कि ये जो बना था ना, इसकी नींव रख दी गई थी 1911 में ही। 1911 में ये किंग जॉर्ज 5 हमारे भारत आए थे, और 1911 में इसकी नींव यानी कि इसकी फाउंडेशन रख दी गई थी, और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड। उस दिन पे हमने इसकी फाउंडेशन रख दी थी, उसके बाद ये लेटर जाके बना, लेकिन इट वाज फाउंडेड इन 1911। लोकेशन क्या है, आई एम वेटिंग, आप कमेंट डाउन करने वाले हैं। उसके बाद हमारे स्क्रीन पे ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो दिख रही है आपको, ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया। क्या आपको गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूजन होती है? मेरे को तो बहुत होती है, मुझे लगता है ना कि ये इतना वाला पार्ट शायद सच में इंडिया गेट ही है ना। तो इंडिया गेट भी हमारे पास एक और मॉन्यूमेंट है, लेकिन इंडिया गेट की अलग सिग्निफिकेंस है। इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आदि ग्रंथ। देखो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदि ग्रंथ वाला। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आदि ग्रंथ वाज कंपाइल्ड, कंपाइल्ड मतलब किसने से जोड़ा था, हु कंपाइल्ड द थिंग्स। तो आदि ग्रंथ वाज कंपाइल्ड बाय हुम, किसने किया था आदि ग्रंथ को कंपाइल। अभी रिसेंटली बहुत बड़ा इवेंट गया है हमारे सिख भाइयों और बहनों के लिए, ठीक है। तो ये जो आदि ग्रंथ दी, दिस वाज नथिंग बट जिसे हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारे सिख लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब की ही स्टार्टिंग की एक वो थी, और ये हमने ये कंपाइल की थी गुरु अर्जन देव ने, जो कि हमारे 5th सिख गुरु थे। कौन से सिख गुरु थे? 5th सिख के गुरु थे गुरु अर्जन देव। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनसे पहले जो 4 गुरु रहे हैं ना, अच्छा इनसे पहले जो 4 गुरु रहे हैं इनके नाम कमेंट करके बताएंगे मुझे अभी। और ये जो चारों गुरु रहे हैं, इनकी जो पोएम्स थी, इनके जो सेंट्स थे, इनकी जो भक्ति थी, इनके जो वर्ड्स थे, जो ये बोलते थे, जो इनका ज्ञान था, उन सभी ज्ञान को इन्होंने एक्यूमुलेट करके कंपाइल करके एक ग्रंथ में, इसका नाम क्या था? आदि ग्रंथ। और बाद में यही क्या बनी थी हमारे सिखों के लिए, एक इट वॉज अ होली बुक, जिसका नाम क्या पड़ा बाद में? गुरु ग्रंथ साहिब। तो आपको याद रखना है इसको कंपाइल किसने किया था? द 5th सिख गुरु, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है, द आदि ग्रंथ, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख, ठीक है। तो इसे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉज। न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे? देखो ये मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो आप इसका आंसर सोचो। एक्चुअल में जो हमारी न्यू दिल्ली है ना, पहले हमारी कैपिटल कभी भी इंडिया में न्यू दिल्ली नहीं थी। कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। उस टाइम पे न्यू दिल्ली में बहुत सारे ना ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। सो दे थॉट कि हम न्यू दिल्ली को चाहते हैं कि न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल बन रही है, चीज़ें थोड़ी सी ना यहाँ पे वेल मैनर्ड हो, सिविलाइज्ड हो। तो उसके लिए 2 लोगों को चुना गया है जिन्होंने हमारी न्यू दिल्ली को प्लान किया था। और आज जो आपको न्यू दिल्ली का जो पुराना वाला हिस्सा है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, हमारा पुराना पार्लियामेंट है, इंडिया गेट वाला रास्ता है, ये पूरा जो इवन जो बहुत सारे गार्डन्स है आसपास, लोक कल्याण मार्ग है, कस्तूरबा गांधी मार्ग है, ये जो सारे मार्ग है ना, इन मार्ग को उस समय डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस एंड एच बेकर। इसलिए हम उसे ना दिल्ली का पता है एक पोर्शन ही है, इसको बोलते हैं लुटियंस की दिल्ली, इस तरह से। तो वो एडविन लुटियंस और एच बेकर, ये 2 ऐसे क्या कहते हैं हमारे पास आर्किटेक्ट थे जिन्होंने न्यू दिल्ली को डिजाइन किया था उस टाइम पे। तो आपको ये नाम याद रखना है, लुटियंस की दिल्ली बोलते हैं उसे, है जंतर मंतर आपने सुना होगा। तो ये उस टाइम पे इन लोगों के द्वारा डिजाइन किया गया था कि दिल्ली की सड़कें कैसी होंगी। आप देखो दिल्ली की सड़कों में ना बहुत जगह रिंग रोड्स कहते हैं उन्हें, हम रिंग रोड से 2-3 बार चक्कर लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो पूरा जो एम्बेसी वाला इलाका है, न्यू दिल्ली का रिहायशी इलाका है, उस एरिया को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस और एच बेकर ने। तो प्लीज याद रखना। बाकी ये देखो, ये रहा हमारा सुंदर सा इंडिया गेट। और इंडिया गेट के पीछे ही, अगर आप में से कभी किसी को सौभाग्य मिले इंडिया गेट जाने का, मैं तो गई हूँ 2 बार, तो इंडिया गेट से ही जस्ट इसी सिधाई पे ये आपको यहाँ पे 3 फ्लैग दिख रहे होंगे, ये हमारे इंडियन फ्लैग है, पता है। इसी इंडिया गेट से, ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है हमारे पास एक पराक्रम स्टैचू, सॉरी, वो पराक्रम स्टैचू पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बना हुआ है। सेम वैसे ही उसी पराक्रम स्टैचू के पीछे जो 3 फ्लैग दिख रहे हैं ना, ये हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल, यस,
इसी के जस्ट बिल्कुल सिधाई पे नेशनल वॉर मेमोरियल है, और ये नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे जो शहीद जवान हैं उनके लिए बनाया गया है, ठीक है, शहीद स्मारक भी कहते हैं इसे। तो ये तीनों एक ही लाइन पे है और ये तीनों एक ही प्लेस पे भी है, ठीक है, तो ये आप देखना पक्का का अगर आप कभी दिल्ली जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्ट इन द इंडियन हिस्ट्री वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी इंडियन हिस्ट्री में। आज इंडिया आजाद है, India got its independence on 15th August 1947. So one of the reason for that is this revolt of 1857. ये एक की पॉइंट था हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लीडर किसको घोषित, देखो आपको पता है जब रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हुआ था, मतलब कुछ रिवोल्ट यहाँ पे हो रहा है, कुछ हमारे नॉर्थ में हो रहा है, कुछ ईस्ट में हो रहा है, कुछ नीचे वेस्ट में हो रहा है, अलग अलग जगह पे रिवोल्ट हो रहे हैं और अलग अलग जगह के अलग अलग लीडर्स भी थे। लेकिन एट द एंड इस पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857 के लीडर किसको घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। हु वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपको बताना है। तो मैं बताना चाहूंगी इसका आंसर है हमारे बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर हमारे आखिरी मुगल एम्परर भी थे, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब लेट मी टेल यू हुआ क्या था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एकदम से रिवोल्ट कर दिया, मन कर रहा है चलो रिवोल्ट कर लेते हैं, नहीं। ये 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था ना, तो इस रिवोल्ट की खास बात क्या थी कि सबसे पहले उस समय ब्रिटिशर्स अपने बहुत पीक पे थे, ये हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के पीछे पड़े हुए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ चुका था उस टाइम पे जो एक ट्रिगर पॉइंट एक इवेंट हुआ था, और उसके बाद हमारे कंट्री में मंगल पांडे से लेके सुखदेव से लेके राजगुरु से लेके तांतिया तोपे से लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स भड़कते हैं, एक आग भड़कती है कि ब्रिटिशर्स शुड गो बैक, और वो आग बहुत तेजी से फैलती है। एंड दिस वाज द फर्स्ट साइन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जहां हमें देखने को मिलता है कि इतना बड़ा स्ट्रगल होता है और उसके बाद हमारा फ्रीडम शुरू होता है। एंड फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट्स इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे रिवोल्ट 1857 की फोटोज लगी हुई है। आगे सेम क्वेश्चन रिवोल्ट के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट रीजन। अब देखो यहाँ पे रीजन तो मैंने वो क्या बोला, रीजन बहुत सारे थे, लेकिन इमीडिएट रीजन कौन सा था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर उस पिन पॉइंट काम की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 बहक गया, एकदम से बढ़ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। अब जिसको नहीं पता, ये इनफील्ड आपकी रॉयल इनफील्ड वाली बुलेट नहीं है, ये इनफील्ड राइफल असल में होते हैं कार्टेजेस, जैसे जो हम बुलेट्स वगैरह यूज करते हैं। तो उस टाइम पे क्या किया गया था, अंग्रेजों ने ये जो बुलेट्स कार्टेजेस बनते थे, ऐसा रूमर फैले थे कि ये जो बुलेट्स कार्टेजेस बन रहे हैं ये काऊ और पिग के मीट से बन रहे हैं। तो उस समय जो हमारे हिंदू भाई बहन जो उस समय ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे, उनके लिए ये एक बहुत ही न्यूसेंस था कि कैसे हमारे धर्म के खिलाफ हमें, क्योंकि उस कार्टेजेस को आपको खोलने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता, तो इट इज अगेंस्ट देयर रिलीजन, ठीक है, कि वो किसी काऊ या पिग के मीट को अपने मुंह में डाल रहे, तो इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग मोमेंट। तो ये इनफील्ड राइफल की बात की जा रही है कि जब से ये इनफील्ड राइफल आई थी इसकी वजह से आउटब्रेक। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि आपको बताओ रानी लक्ष्मीबाई वाज नॉट हैविंग एनी ऑफ हिज ओन सन, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था एक सन, लेकिन ब्रिटिशर ने उसी साल एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन करवाया कि जब तक किसी भी राजा का खुद का सन नहीं होगा तो वो जो थ्रोन होगा वो थ्रोन दे दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को, जबकि ऐसा उससे पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का कि भाई अगर बेटा नहीं है तो फिर ये सारा जो भी होगा वो मिल जाएगा ब्रिटिशर्स को। तो ये चीजें हुई थी, रीजन तीनों है, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इमीडिएट रीजन क्या था, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से एकदम से आग भड़क गई, तो वो आंसर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल के आने की वजह से मंगल पांडे ने सबसे पहली बात इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था फ्रॉम मेरठ, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा रिवोल्ट था इट वाज वाइड स्प्रेड, ये फैल गया पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्जर्स was hanged to death on 8 अप्रैल 1857। देखो ऐसे तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सोल्जर्स को फांसी दी थी या उनको मारा था, लेकिन पर्टिकुलरली ये एक बहुत बड़ी फिगर थी, और 8 अप्रैल 1857 को पर्टिकुलर इसी डेट पे इन सोल्जर को हैंग किया गया था, एंड ही वाज नन अदर देन मंगल पांडे जी, जिनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये है हमारे इंडिया के ग्रेट सोल्जर मंगल पांडे जी, जिनको अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के चक्कर में इनको
हैंग किया गया है टू डेथ, और खुशी खुशी ये हैंग हो गए थे कि भाई अब तो क्या ही कर लोगे, है ना, अब तो हमने आग भड़का दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु ट्राइड टू रिमूव द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन वुमेन। देखो अगर मैं बात करूँ 19th सेंचुरी का, तो 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स रहे। पहली बार रिफॉर्मर होते कौन है? रिफॉर्मर्स होते हैं वो लोग दोज हु वांट अ चेंज इन द सोसाइटी। रिफॉर्मर्स होते हैं वो लोग जो चाहते हैं सोसाइटी में एक चेंज आए। अब हुआ क्या, 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, कैसे थे, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, लेकिन पर्टिकुलरली इनमें से वो कौन से ऐसे रिफॉर्मर है जिन्होंने वुमेन की सेफ्टी के ऊपर और वुमेन के जो रेस्ट्रिक्शंस है कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन की वुमेन्स बाहर नहीं आ सकती हैं, वुमेन्स को ये करना चाहिए, वुमेन शुड नॉट बी स्टडी, उनको एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए वरना वो बिगड़ जाएंगी, ये सब चीज़ें जो थी रेस्ट्रिक्शंस थी, इस रेस्ट्रिक्शन को किस लीडर ने हटाया था? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, देखो मैं पहले बोल रही हूँ 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे लीडर थे, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले वॉज द लीडर। इसके अलावा और लीडर भी थे हमारे पास ऐसे काफी लीडर थे, वी वर हैविंग पंडिता रमाबाई विद अस आल्सो। लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि हु वाज अ लीडर जिन्होंने इस पर्टिकुलर वुमेन के इशू पे काम किया था, तो ही वाज नन अदर देन स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ही वाज द पर्सन जिन्होंने ये काम किया था, ठीक है। यस आई कैन सी योर कमेंट्स। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरी बात, इन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक और बात है, आपने पढ़ा होगा आपके बुक में ना अलग से एक टॉपिक है सोशियो कल्चरल मूवमेंट का, और उससे पता नहीं क्यों हर बार क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया का सोशल कल्चरल मूवमेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो उस सोशियो कल्चरल मूवमेंट में हमें ये पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द पर्सन जिन्होंने हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी। आप में से काफी लोगों ने सुने होंगे डीएवी स्कूल्स होते हैं और डीएवी कॉलेजेस होते हैं, तो जो डीएवी कॉलेजेस है ना, जो एंग्लो वैदिक कॉलेजेस है, वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही अपने लीडरशिप के अंडर खुलवाए थे उस समय, एंग्लो वैदिक जिन्हें हम कहते हैं, तो वो उस समय स्टार्ट करवाए गए थे। तो आपको याद रखने हैं ये चीज़ कि इन्होंने ही हमारा आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अगर इतना लर्न है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शी फाउंडेड, अब देखो शी आ गया, शी लड़की है ये, शी फाउंडेड द विडोज होम एट पूना। तो वो कौन सी इनमें से औरत थी जिन्होंने पूना में एक घर यानी कि एक शेल्टर बनाया था फॉर वुमेन्स के लिए जिनको उनके हस्बैंड या फिर रिलेटिव के द्वारा इल ट्रीट किया गया। विडोज बेसिकली विडो के लिए एक शेल्टर बनाया गया था जो विधवा थी, तो शी वाज नन अदर देन पंडिता रमाबाई। आप फोटो देख सकते हैं इनकी, शी इज पंडिता रमाबाई, और इन्होंने पूना में, जो कि इन महाराष्ट्र के पूना में, इन्होंने विडोज के लिए एक शेल्टर बनाया जहाँ पे वो विडो हु हैज बीन इल ट्रीटेड बाय देयर हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स, उनको इन्होंने शरण दी। तो शी वॉज अ विजनरी लेडी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडियन की रिच हिस्ट्री में, एंड शी वॉज द पाइनियर इन वुमेन एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन को लेके, वुमेन के विडो के रीमैरिज एक्ट को लेके शी वॉज द पर्सन जिन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेद समाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864 वर्कड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। अब मैं आपको ना ये क्वेश्चन, देखो तुम कर लोगे वैसे, क्वेश्चन ईजी है, बट इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक समझना चाहती हूँ कि कैसे आप ऐसे कुछ अगर अलग क्वेश्चन आ गए जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, तो आप उन क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है वेद समाज, दीदी मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये किससे लाया गया दीदी? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ सोशियो कल्चरल मूवमेंट। ये क्वेश्चन कहाँ से लाया गया? सोशियो कल्चरल मूवमेंट से लाया गया। दूसरी बात, ये बोल रहा है कि जो वेद समाज इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, इसका मेन कॉज क्या था? भाई सीधी सी बात है दीदी, उस समय हमारे इंडिया में 1864 में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था, लोग कास्ट को लेके बहुत ऊंच नीच का भेद रखते थे, तो इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाला टाइम पीरियड था। तो अगर इस टाइम पे कोई समाज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो किसी अच्छी चीज के लिए ही होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ अ मैन। अरे मैन का प्रमोशन कौन करता है? मतलब ये तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज हो गई ना, ये तो कुछ ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है कभी हिस्ट्री में। तीसरा है पुअर पीपल, पुअर पीपल चलो ठीक है, देखते हैं क्या पता हो। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है हो सकता है, लेकिन पढ़ते हैं बी ऑप्शन, ये बोल रहा है टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वुमेन। आपको एक बहुत बड़ी ट्रिक बताने जा रही हूँ इस 30 नंबर क्वेश्चन से। जब भी आपको कुछ ऐसा अतरंगी सा क्वेश्चन दिखे ना, उस अतरंगी से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंटेंट जिस ऑप्शन में लिखा होगा ना, भाई आंख बंद करके टिक कर देना। देखो तुम्हें वैसे तो आता है ही नहीं आंसर उसका, लेकिन द ट्रिक इज कि जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंटेंट लिखा होता है ना कि ये वही मैक्सिमम टाइम आंसर होता है, ठीक है। तो तुम्हें वो बी टिक करना है, सी टिक करना है वाली ट्रिक नहीं बताऊंगी, बट हाँ ये ट्रिक काफी क्वेश्चंस में लग जाती है कि
जब कुछ भी नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, बट आपको दिख रहा है कि यार एक ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप आंखें बंद करके इसको टिक कर दो। और इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर सेम यही है। वेद समाज इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, ताकि वहाँ के जो कास्ट डिस्टिंक्शंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटाया जाए, और जो वुमेन की कंडीशन है उसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। आपने ऑलरेडी पढ़ा है अभी, क्या कहते हैं हमारे इस पर्टिकुलर साउथ रीजन में वुमेन्स की कंडीशन को बहुत इंप्रूव करने के पीछे काम किया गया है। ताराबाई शिंदे थे, रामास्वामी नायकर थे, ज्योतिबा फुले थे, ऐसे अलग अलग, दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हु गेव द कॉल बैक टू वेदास। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बैक टू वेदास। वेदास क्या होते हैं? वेदास दीदी हमारे हमारे जो ऋग्वेद, सामवेद, जो वेद, अथर्ववेद जो रहे हैं, उनको हम वेदास कहते हैं। तो ये टाइटल था, ये जो एक तरह स्लोगन था, बैक टू वेदास, चलो वापस वेदास में चलते हैं, दोबारा अपनी कल्चर हिस्ट्री को दोबारा जीते हैं। तो ये बैक टू वेदास का जो ये कॉल थी, ये जो स्लोगन था, ये किसने दिया था? देखो, आपने अभी पढ़ा ऑलरेडी, आर्य समाज किसके बारे में था, वेद किसके बारे में था, तो इसका आंसर और कौन हो सकता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कॉल दिया था किसका? बैक टू वेदास की, चलो वापस चलते हैं वेदास की तरफ। और इसीलिए फिर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? हमारे एंग्लो वैदिक, जिन्हें हम डीएवी कॉलेजेस या फिर स्कूल्स कहते हैं, तो ये एंग्लो वैदिक जो खोले थे, ये इन्होंने ही खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? देखो, सबसे पहले बात आपको बताना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट था क्या। स्व मतलब अपना, देशी मतलब अपना देश। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था ऐसा मूवमेंट जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने ही देश के प्रोडक्ट को यूज करेंगे, वी विल बी मेक इन इंडिया, और हम अपने इंडिया में काम करेंगे, कहीं भी हम बाहर का सामान नहीं खरीदेंगे, तो उसे बोलते हैं स्वदेशी। ठीक है, और बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? कि बहिष्कार कर देना, हम यूज ही नहीं करेंगे बाहर के प्रोडक्ट। तो जब इंडिया में पहली बार स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट आया था, तो इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? अब ध्यान सुनना, क्या रीजन था? पहली बात, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, लेट मी टेल यू। ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम टू इंडिया, ब्रिटिशर ने क्या किया कि इन्होंने हमारे जो हमारा प्रोडक्ट था, जैसे कि हमारे इंडिया वाज वेरी रिच इन कॉटन, तो ये हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले गए, अपने ब्रिटेन में ले गए, वहाँ प्रोसेस करा उसे, देवर हैविंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, इजीली काम होता है वहाँ पे। हमारे इंडिया के लोग तो कहाँ कॉटेज इंडस्ट्री में लगे पड़े, बुनाई करने में, स्पिनिंग करने, वीविंग करने में। ये लोग ले गए अपना सामान सारा फैक्ट्रीज में, सामान बनाया और चीप रेट पे इंडिया में आके बेच दिया। तो इसकी वजह से जो हमारे इंडिया के आर्टिस्ट थे, इंडिया के जो आर्टिशंस थे, ये कहीं ना कहीं क्या हो गए? डिग्रेड हो गए। तो उस टाइम पे इस चीज को देखते हुए हमने क्या किया था अपनी कंट्री में? स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। आगे आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, देखो रीजन तो बहुत सारे थे, बट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन? तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन्स प्लान टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस टाइम पे 1905 में जो आपके हमारे इंडिया में वॉइस रॉय थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन ने उसमें प्लान किया था कि हमारे बंगाल का विभाजन कर देंगे, ही विल पार्टीशन द बंगाल इन 1905। और पर्टिकुलरली इस मूवमेंट की वजह से हमने अपने इंडिया में ब्रिटिशर के खिलाफ जाने के लिए वी स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट एंड द बॉयकॉट मूवमेंट, कि हम यूज करेंगे अपना इंडियन प्रोडक्ट, खादी कपड़े यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे हम ब्रिटिशर से कपड़े। तो ये मूवमेंट उस समय स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा स्वदेशी मूवमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी हैं, है ना, गांधी जी के साथ हमारे और लीडर्स भी हैं उस समय के। और स्वदेशी मूवमेंट का सिंपल सा मतलब था कि आपको अपने कंट्री का ही प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, तो गो स्वदेशी, वोकल लोकल सुनते होंगे आप आज के टाइम में मोदी जी के मुंह से, तो वो स्वदेशी का ही एक नया वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जो हिस्ट्री रही है उसमें वो पर्टिकुलरली कौन सा मूवमेंट था जिसने गांधी जी को मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपना टाइटल केसरे हिंद। अब आपको याद, पहले देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आपको दो चीजें याद करनी है। पहला पहला पार्ट क्या याद करना है कि जो केसरे हिंद टाइटल था, ये किसके पास था? ये केसरे हिंद जो टाइटल था, नमस्ते भैया, ये जो केस, हाँ, ये जो केसरी हिंद टाइटल था, ये टाइटल दिया गया था हमारे गांधी जी को विद फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिश ने टाइटल दे दिया, लेकिन इन ब्रिटिशर ने एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसकी वजह से हमारे गांधी जी ने इस टाइटल को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या भैया? मतलब आवाज, हम्म, अच्छा, हेलो हेलो हेलो। हम्म, ठीक है, चलो थोड़ा सा माइक में दिक्कत हो गई थी गाइस, बट कोई बात नहीं,
नेवरदलेस, है ना। लेट्स रीस्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, मैंने फिर से बोला क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी होंगे आपको क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन निकाल के उसे पढ़ना है, ठीक है। पहली बात, महात्मा गांधी का जो टाइटल था केसरे हिंद, ये महात्मा गांधी को दिया गया था फ्रॉम द ब्रिटिशर। ये ब्रिटिशर ने टाइटल दे दिया, लेकिन काम इतने घिनौने कर दिए, गांधी जी ने बोला हट तेरी की, हम तो टाइटल नहीं छोड़ देंगे। वो कांड था जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919। कौन सा? 13 अप्रैल 1919। वो घिनौना दिन जिस दिन जनरल डायर ने एक पीसफुल जगह पे, एक गुरुद्वारे के अंदर जहाँ पे लोग अर्जी करने आए थे, हमारे सिख भाई बहन लोग, वहां पे इन्होंने 100 से ज्यादा सिख भाई बहनों को मार दिया। ही किल्ड देम, बिल्कुल उनको जनरल डायर ने सीधा मैसेकर कर दिया उनका। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसने गांधी जी को झकझोर के रख दिया, बोला केसरे हिंद, कोई भी हिंद नहीं चाहिए, सारे टाइटल छोड़ दो हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन के ना मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आपको गुमराह कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब ध्यान सुनना, मेरी इंडिया आजाद हुई थी 1947 में, 15 अगस्त 1947। अब 1947 के बाद फ्री इंडिया हुई। अब फ्री इंडिया को कर तो दिया, लेकिन फिर भी 1948 तक पता है इन अंग्रेजों ने अपना एक बंदा यहाँ बैठा के रखा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड माउंट बेटन। बोला बैठ रहे तू यहीं पे, क्या कर रहा है, बैठे रहे। लेकिन 1948 हमें अकल आई कि क्यों बैठा है यहाँ पे, हमने हटाया इसे। हमने कहा नहीं, हमारा इंडियन बंदा होगा, और वो इंडियन बंदा कौन होगा? सी राजा गोपालाचारी। हमने सी राजा गोपालाचारी को अपना मेंबर बनाया, और ये हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल, पहले इंडियन और आखिरी इंडियन में यही थे, बिकॉज 26 जनवरी 1950 के बाद हमने ये टाइटल ही रिमूव कर दिया। उसके बाद तो हमारी कंट्री क्या बन चुकी थी? एक रिपब्लिक। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे आने के बाद हमारी कंट्री से गवर्नर जनरल का टाइटल हट गया। तो आप शक्ल देख पा रहे हैं इनकी, इसलिए आपके लिए इमेज लगाई गई है ताकि आप इमेज से विजुलाइज कर सके कि आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचारी पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, लेकिन ब्रिटिशर जो था वो कौन था? माउंट बेटन। गंदा इंसान, 1948 तक यहीं रह गया, फिर हमने इसे छोड़ दिया। हमने कहा चल निकल, 1950 पे हम क्या बन गए? रिपब्लिक बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की पहली इंडियन, क्वेश्चन को बेटा एकदम प्यार से पढ़ना है, एकदम घुस घुस के, पहली इंडियन वुमेन थी वो, इंडियन वुमेन जो कि बनी थी प्रेसिडेंट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताएंगे आप, जल्दी गोली की स्पीड से, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई, आंसर आया? नहीं आया? मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, अरे इमेज लगाई तो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए। अगर आप इनको पहचान पा रहे हैं तो शी इज नन अदर देन सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी? पहली वुमेन प्रेसिडेंट। और इन्होंने कानपुर सेशन जो हुआ था 1925 में, कानपुर में ही हुआ था, उस सेशन को इन्होंने लीड किया था। तो शी वाज सरोजनी नायडू। अब ये तो क्वेश्चन था फर्स्ट इंडियन वुमन का, लेकिन अगर मैं टोटली बात करूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन ही कौन थी, चाहे ब्रिटिशर रही हो बट थी कौन, तो शी वाज एनी बेसेंट। प्लीज इनका नाम याद रखना, शी वाज एनी बेसेंट, शी वाज एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 में, 1917 में किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन को अटेंड। तो प्लीज इनका नाम में रखना, एनी बेसेंट थी 1917 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देखो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को आपको लगाने हैं विद द क्रोनोलॉजी। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, प्यार से करना है। सबसे पहले दीदी मेरे को दिख रहा है दीदी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट। दीदी क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? इंडिया छोड़ो अंग्रेजों। तो हमने कब किया होगा? सबसे लास्ट में किया होगा, अभी छोड़ो बहुत हो गया छोड़ो। तो इसका मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा लास्ट में। देखो टू कहाँ पे लास्ट में? ओ तेरी, ये तो पहली बारी में आंसर सही हो गया भाई। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में टू है, बाकी सारे ऑप्शन में क्या है? फोर। और दांडी मार्च हुआ था क्विट इंडिया से पहले। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, फिर हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हुआ दांडी मार्च, फिर हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ा दूं इसके पीछे। असल में हुआ क्या था, सबसे पहले जब हमारा वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है तो उस टाइम पे ना अंग्रेजों को बहुत फील हुआ कि यार हमें तो इंडिया की जरूरत है। तो इन्होंने हमारी कंट्री से फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करे हमारे इंडियन सोल्जर्स का, जबरदस्ती इनको ले गए अपने साथ ब्रिटेन वॉर में उलझाने के लिए। उस समय इंडिया में इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस भी बहुत फैल गया था, इंडिया की क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही लो हो चुकी थी, सोल्जर हमारे हमारे यंग सोल्जर को भेज दिया है वहां पे। तो इंडिया की ओवरऑल कंडीशन वॉज वेरी डिटोरेटेड एट दैट टाइम, बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। इसके बाद
अंग्रेजों ने हमें प्रॉमिस किया था कि आपको हम इंडिपेंडेंस देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मतलब हमें बिल्कुल लटका के रखा है ऐसी। उसके बाद ये लेके आता है रॉलेट सत्याग्रह, जो बोलता है कि अगर कोई भी इंसान इस तरह से ग्रुपिंग करते हुए पाया गया तो उसको बिना विदाउट एनी ट्रायल हम उसको ये कहते हैं जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल। इसके बाद क्या हुआ, इस ब्रिटेन की वॉर की वजह से एक रूमर फैला। रूमर क्या फैला कि ना सुनने में आया है कि जो ब्रिटेन है ये ओटोमन एम्पायर को हराने वाला है, और जो ओटोमन एम्पायर जिसको हम आखिर टर्की बोलते हैं, ये ओटोमन एम्पायर का जो हाईएस्ट लीडर है खलीफा जिसे हम बोलते हैं, और सुनने में आया कि खलीफा को ब्रिटेन जो है वो बहुत जल्दी ही इज अबाउट टू किल द खलीफा, ये र्यूमर सुनने में आया। तो ये सुन के जो हमारे इंडियन मुस्लिम थे भड़क गए और शुरू करते हैं खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली की लीडरशिप के अंदर शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। उस समय ही रोड सत्याग्रह भी आता है, उसके बाद ही शुरू होता है हमारा गांधी जी हमारे लेके सत्याग्रह मूवमेंट लेके आते हैं, और उस समय ही होता है 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग मूवमेंट। जलियांवाला बाग मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट जुड़ के क्या बनता है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में शुरू होता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने क्या किया, हमने बोला अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करेंगे, बच्चों स्कूल जाना छोड़ दो, टीचर स्कूल जाना छोड़ दो, लॉयर्स कोर्ट जाना छोड़ दो, सब छोड़ दो, बॉयकॉट कर दो। ये सब हमने किया, पीजेंट्स ने किया, टाउन्स में लोगों ने किया, और हमारे ट्राइबल लोगों ने किया जो जंगल में है, सब ने किया है मूवमेंट। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में एक इंसिडेंट की वजह से चौरी चौरा नाम की जगह पे, जहाँ पे 40 पुलिस वालों को दिन दहाड़े जला दिया गया था विद अ भीड़, मॉब ने मिलके मार दिया था। उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी का दिल झकझोर गया, फिर से थोड़े कमजोर दिल के थे, और इन्होंने मूवमेंट को रुकवा दिया। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज abolished एट दैट टाइम। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। उसके बाद दोबारा से आता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम मूवमेंट आता है 1930 के बाद। उसके बाद ये दांडी मार्च करते हैं हमारे गांधी जी, कहाँ से करते हैं, साबरमती आश्रम से लेके दांडी, जो कि एक कोस्ट था किसका, हमारा गुजरात का। तो वहां पे ये होता है, और लास्ट में हमारा क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हिस्ट्री आपको पढ़नी बहुत जरूरी थी, एंड लेट मी टेल यू हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं, वाओ, सो लेट्स कम बैक, हम आ रहे हैं अपने किसमें, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, द पॉइंट ऑन द अर्थ, पहले आप डायग्राम देखिए। देखिए हमारी जो अर्थ होती है ना, हमारे अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या होती है हमारी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, उसके अंदर कोर है। हमारे मेंटल जो है ना वो सेमी लिक्विड है, मेंटल है मतलब थोड़ा सा लिक्विड ही जैसा है, सेमी लिक्विड सा है। तो सेमी लिक्विड होने की वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इस मेंटल में बहुत सारी प्लेट्स होती है। जब वो प्लेट्स ऐसे आ रही होती है तो ये बनाती है कन्वर्जन बाउंड्री। जब ये प्लेट्स दूर जा रही होती है बनाती है डाइवर्जन बाउंड्री। जब ये प्लेट्स टकराती है एक दूसरे से ऐसे 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 करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये 3 बाउंड्री आपको याद रखनी है, व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कन्वर्जन बाउंड्री, व्हेन प्लेट्स go away from each other, diversion boundary, when plates collide like this it is transform boundary। तो ये बाउंड्री आपको रखनी है। अब सबसे पहले वो पॉइंट आपके अर्थ के, ध्यान सुनना, वो पॉइंट आपके अर्थ के अंदर जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक फील हुआ था उसको हम प्यार से बोलते हैं फोकस, या फिर हाइपोसेंटर, या फिर हाइपो सेंटर। अब सेम उसी पॉइंट से बिल्कुल ऊपर एक जगह जहां पे बिल्कुल 90 डिग्री पे आपके अर्थ की सरफेस पे जब सबसे पहली बार फील हुआ है अर्थ, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। प्लीज कंफ्यूज मत होना, हाइपोसेंटर होता है अर्थ के अंदर, एपिसेंटर होता है अर्थ की सरफेस पे। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ध्यान से पढ़ना, अर्थ की सरफेस से पूछा है वो पॉइंट जो डायरेक्टली अबव होता है अर्थक्वेक पॉइंट। आपको पता है अर्थक्वेक का पॉइंट कौन सा होता है, हाइपोसेंटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपोसेंटर से बिल्कुल ऊपर अर्थ की सरफेस पे कौन सा अर्थक्वेक का पॉइंट होता है, तो इट इज योर एपी सेंटर। ऑप्शन में हाइपोसेंटर भी दिया है, ध्यान से रीड करना है। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ एक ग्राफ होता है जिसमें हम हमारी अर्थ की जो अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है, सिस्मिक एक्टिविटी होती है, उसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद नेक्स्ट, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, जल्दी बताओ थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या होती है। तब तक मैं आपको यहाँ पे एक बहुत सुंदर ट्रिक बताती हूँ कि अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ पे एक होता है आउटर क्रस्ट, एक होता है इनर क्रस्ट, एक होता है आउटर मेंटल, एक होता है इनर मेंटल, एक होता है आउटर कोर, और एक होती है इसकी इनर कोर। तो ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे इसके। अब याद रखना ये हमारी ना क्रस्ट मेंटल कोर को हमने फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया, आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर में। अब होता क्या है कि ये जो लेयर्स होती है ना इनके बीच में ना एक इनके लेयर के हमें नाम दे रखे। फॉर एग्जांपल इसके बीच में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रंग बिरंगा कलर कुछ चूज करते हैं, रेड चूज करते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो लेयर है
यहाँ पे इस लेयर को हम प्यार से बोलते हैं कॉनराड। अभी तो मैं याद कराऊंगी, दिक्कत मत लो भाई, पहले गंदे गंदे नाम लिखूंगी, अच्छे से नाम याद भी कराऊंगी। कॉनराड, इसे बोलते हैं मोहो, मोहो, इसे बोलते हैं रेपिटिटी, 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 इसे बोलते हैं ग्यूटनबर्ग, दिस इज योर ग्यूटनबर्ग, एंड दिस इज योर लेहमन। ये अलग अलग अजीबो गरीब जो नाम है, इनको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ये है कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहनबर्ग। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सुंदर सी ट्रिक। इसकी ट्रिक है कुमारी, कुमारी गर्ल, कुमारी गर्ल। अब कैसे याद करना है दीदी, क मतलब सबसे ऊपर कॉनराड, म मतलब मोहो, र मतलब रेपिटिटी, ग मतलब ग्यूटनबर्ग और ल मतलब लेहमन। तो ये जो पांचों के पांचों आपके इनके बीच में जो एरिया है, इन एरिया को हम कॉनराड, मोहो, रेपिटिटी, ग्यूटनबर्ग और लेहमन बोलते हैं। और इसको ट्रिक क्या है, कुमारी गर्ल, कुमारी गर्ल, कॉनराड, मोहो, रेपिटिटी, ग्यूटनबर्ग, लेहमन। 5 बार पढ़ोगे, ट्रस्ट मी याद हो जाएगा, ट्रस्ट में याद हो जाएगा 5 बार, लेकिन दिल से याद करना है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इनके बीच की लेयर्स, और ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा है थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, 3 लेयर है हमारे अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल कोर। इनमें से थिनेस्ट कौन सी है, सबसे थिनेस्ट लेयर है हमारी क्रस्ट। और याद रखना हमारी क्रस्ट जो है वो हमारे ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बनाती है, बहुत कम वॉल्यूम है। प्लस जो ये क्रस्ट है बहुत अनइवन है, कुछ एरिया है 5-10 किलोमीटर है, कहीं पे 30 से 40 किलोमीटर मोटी है। दूसरी बात, मेरी जो ओशन की क्रस्ट है, देखो आपके ओशन के अंदर भी क्रस्ट होती है, मेरे ओशन की जो क्रस्ट है ना वो पतली है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट की क्रस्ट। तो मेरी, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है वो थिकर है, वो ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू मेरी ओशन की क्रस्ट। तो प्लीज ये वाला पॉइंट याद रखना, ओशन क्रस्ट इज थिनर बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर। प्लीज ये वाला पॉइंट अपने साथ याद रखना। और थिनेस्ट लेयर कौन सी, हमारी क्रस्ट थोड़ी सी अनइवन है और 1% बनाती है ये हमारे पूरे उसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द लैंडफॉर्म विच इज नॉट फॉर्म बाय द रिवर। इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जो कि रिवर के द्वारा नहीं बना हुआ। ध्यान से देखना, देखो रिवर जो आपकी बहती है ना, तो रिवर एक तो बनाती है, जैसे मान लो ये रिवर आ रही है आपकी, जब पहाड़ों से आती है तो वाटरफॉल बनाती है, लिवीज बनाती है, लिवीज। नीचे आती है अपने, पहले ये होती है यूथ स्टेज में, फिर ये होती है मिडिल स्टेज में यानी कि बीच के स्टेज में, मिडिल स्टेज, फिर लास्ट में होती है आपके रिवर की ओल्ड स्टेज। जब ये रिवर होती है आपके जब ये रिवर होती है आपके मिडिल स्टेज में, तो ये बनाती है इस तरह से मियंडर। क्या बनाती है, मियंडर। इनको हम सांप जैसे दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं मियंडर। इन्हीं मियंडर में अगर कभी फ्लड आ जाए, मान लो यहाँ पे इतना फ्लड आ गया, इतना पानी हो गया कि ये घूमने की जगह ना यहीं से ऐसे मुड़ गया, अभी इसका फ्लो ऐसा हो गया, तो अब ये जो यहाँ पे टूटी हुई ये जो पार्ट है ना, इतना वाला पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट, इसको हम प्यार से बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक भी किसका पार्ट होता है, आपके रिवर का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता, लास्ट में रिवर जा रही होती है ना, एंटर कर रही होती है, तो इस तरह से बनाती है डेल्टा। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे इंडिया में है, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और उस सुंदरबन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड के 7% मैंग्रोव हमारे इंडिया के पास है, तो इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट मैंग्रोव हैविंग कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, लोईज। ये लोईज जो है ना, ये विंड बनाती है, विंड के डिपोजिशन से हवा चलती है, हवा मिट्टी डिपोजिट करती है, उसे लोईज बनते हैं। ये 3 किसके हैं, रिवर के। पूछा था कौन सा, नॉट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट। कहीं आप ढूंढ रहे हो कि दीदी तो तीनों ही इसमें, नॉट पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोल्ड्रम। इनमें से कौन सी जिनको हम बोलते हैं डोल्ड्रम। अब देखो पहले मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक डिफरेंस समझाती हूँ आपको। जिस एरिया पे, ध्यान सुनना, जिस एरिया पे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का बताती हूँ, ये प्रेशर का बताती हूँ। जिस जगह पे टेम्परेचर होता है आपका हाई, क्या होता है, टेम्परेचर हाई। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा वहां पे, लो। अगर टेम्परेचर लो है यानी कि ठंडा इलाका है कहीं पे, तो प्रेशर कैसा होगा वहां पे, हाई। तो प्लीज इतनी सी बात याद रखना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम टेम्परेचर, जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं बात करूं मेरे इंडिया, मेरे अर्थ की, तो आपको पता है मेरे अर्थ में मैक्सिमम सनरेज आती है यहाँ इक्वेटर के पास, सबसे लीस्ट आती है यहाँ पे। तो अगर सबसे ज्यादा गर्मी मेरे बीच में है, मतलब इक्वेटर में बहुत गर्मी है, तो इक्वेटर में प्रेशर कैसा होता है, लो। तो मैं बोल सकती हूँ कि इक्वेटर पे होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। मेरे ऊपर यहाँ पे पोलर, पोलर जगह है, पोलर ठंडा होता है, प्रेशर कैसा होगा यहाँ पे हाई, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ पोलर
हाई प्रेशर बेल्ट, और ये भी कौन सी है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इनके उल्टे होते हैं, लो आया यहाँ पे आएगा हाई, हाई आया यहाँ पे आएगा लो, यहाँ पे आया लो, यहाँ पे आएगा हाई, यहाँ पे आएगा लो, ऐसे। तो टोटल हमारे अर्थ पे देर आर 7 प्रेशर बेल्ट। कितनी प्रेशर बेल्ट है, 7 प्रेशर बेल्ट है, जिनमें से जो 3 है ना इक्वेटोरियल और पोलर वाली, ये तीन है थर्मली इंड्यूस्ड, ये टेम्परेचर की वजह से इंड्यूस हुई है। और ये जो बाकी 4 है, 1 2 और ये 3 4, ये डायनामिकली इंड्यूस है, ये देख के, ये चोरी करके इंड्यूस हुई है कि तू हाई तो मैं लो आती हूँ। तो प्लीज याद रखना, हमारे पूरे के पूरे अर्थ में देर आर 7 प्रेशर बेल्ट, 7 प्रेशर बेल्ट है, 7 प्रेशर बेल्ट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि डोल्ड्रम का एरिया कौन सा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। और ये जो डोल्ड्रम का एरिया है ये कौन सा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। और इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। यहाँ पे हवाएं चलती है सनन सनन सनन, बहुत तेज हवाएं चलती है यहाँ पे डोल्ड्रम में, ठीक है। देखो डोल्ड्रम में देखो, यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, तो कितनी हवा आएगी बताओ, यहाँ पे हवा ही हवा आएगी यहाँ पे, चली हवा मस्तानी, है ना। चलो आगे, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड इज। आपको पता है हमारे पास कितनी लेयर्स होती है हमारे पास, मैं शुरू किससे होती है, सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है आपकी मिजोस्फेयर, फिर होती है आपकी थर्मोस्फेयर, और लास्ट में होती है आपकी एग्जोस्फेयर। अब इनके बारे में कुछ कुछ सुनते चले जाओ, ठीक है, अब आए हो यहाँ पे सुन के जाओ। ट्रोपोस्फेयर में होते हैं वेदर फिनोमिना, वेदर मतलब यहाँ पे बहुत सारे बादल होते हैं, यहाँ पे चिड़ियाएं होती हैं, यहाँ पे बारिश भी होती है, ओले भी पड़ते हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं ना वो होते हैं कहाँ, आपके ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है आपकी ओजोन की लेयर, इसीलिए आपका ओजोनोस्फेयर भी कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में। दूसरी बात, ये जो आपका ओजोनोस्फेयर है, इस ओजोनोस्फेयर में याद रखना आपको, यहीं पे उड़ते हैं आपके जेट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई बादल तो है नहीं, कोई डिस्टर्ब करने का ही नहीं, चिड़िया भी नहीं है बीच में, तो याद रखना यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे उड़ते हैं हमारे जेट्स, हमारे एयरप्लेन्स, ये सब उड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना। उसके बाद है मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर को हम प्यार से बोलते हैं कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ठंडी लेयर कौन सी है हमारी, मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर का स्टार्टिंग होता है एम से, इसलिए यहाँ पे जो मीटियोर्स होते हैं ना, मीटियोर्स होते हैं, वो जो ओले उल्का होते हैं वो यहाँ पे आके बर्न होते हैं, मीटियोर्स को हम जला देते हैं, पे जलने हैं लोग, हमसे जला देते हैं हमको। थर्मोस्फेयर, इसके नाम में ही थर्मो है भाई, बहुत हीट उठती है भाई यहाँ पे, बट हीट आ कहाँ से रही है, क्योंकि थर्मोस्फेयर में एक लेयर है जिसको हम प्यार से बोलते हैं आयनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर। अब इसके नाम में आयनोस्फेयर है तो इसमें क्या पाए जाएंगे, आयंस। इसीलिए जो आपने कॉल किया ना, हेलो जी खाना खा लिया, तो वो खाना खा लिया आवाज कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर किसके, भगवान के पास नहीं, आयनोस्फेयर में सैटेलाइट्स होती है हमारी, वो सैटेलाइट हमारी आवाज को कैच करती है, फिर मैसेज को भेजती है, ठीक है। तुम खेल रहे हो फ्री फायर, हाँ भाई रिवाइव दे, रिवाइव रिवाइव, तो आवाज कैसे जा रही है, ऊपर उसे उसके बाद पहुंच रही है, वो उसे ट्रांसफर कर रहा है। तो आयनोस्फेयर में क्या होती है, आपकी सैटेलाइट्स होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होते हैं, आयन। इसके एग्जोस्फेयर जाना ही नहीं है हमें तो वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी लेयर जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, डिक्रीज। अब सुन लो मेरी बात, ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सेम वैसे ही मेसोस्फेयर में भी ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन ये ट्रेंड जो स्टार्टिंग किया जाती है वो किया जाती है ट्रोपोस्फेयर से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर। मिजोस्फेयर नहीं होगा इसका आंसर। मिजोस्फेयर अपने हीटिंग एलिमेंट कम होने की वजह से होता है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी शॉर्ट फिनोमेना जो कि होता ही होता है, नॉर्मल लैब स्टेट कहते हैं, जो कि होता ही होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे, एयर प्रेशर डैश एज द हाइट इंक्रीजेज। भाई देखो ये क्वेश्चन दोबारा ना साइंस के रिलेटेड भी है और एसएसटी के रिलेटेड भी, दोनों में है। तो अगर दो जगह से क्वेश्चन आ रहा है तो भाई चांसेस तो बहुत हाई होंगे, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एयर प्रेशर डैश एज द हाइट इंक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, आपका एयर प्रेशर होता है डिक्रीज, क्योंकि उसके ऊपर जो आपकी एयर की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, जो आपका एयर का भार होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, जितना ऊपर जाते रहते हो ना, हाइट इंक्रीज करो तो आपका एयर का जो भार है, वो जो वेट है एयर का, एयर प्रेशर, वो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। तो प्लीज उसको याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखो ह्यूमन मेड रिसोर्स, रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज आर थिंग्स इन आर सराउंडिंग विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड। एक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर दे वो क्या है हमारा, रिसोर्स। नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन भी होते हैं। दीदी कॉपर जमीन से आ रहा है, पानी नीचे से आ रहा है, नेचुरल नीचे से आ रहा है, बचा क्या दीदी, शॉर्ट एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है बस, टेक्नोलॉजी, सिंपल आंसर। कंप्यूटर जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी आपका ये सब क्या टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बर्ड
भाई बर्थ रेट पूछता है, इस समय इंडिया का बर्थ रेट इज स्टेबल, बट वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, सुनने में आया 2030 तक शायद हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाएगी, ठीक है, बट अभी स्टेबल है, अभी इंडिया इज ऑन अ ग्रोइंग स्टेज। तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट कुछ नहीं है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 पीपल पे, पर ईयर पे। अभी यहाँ पे डेफिनेशन पूरी नहीं है, डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग होती है? पर ईयर। देखो आपके लिए यहाँ पे एक मैंने स्टैटिक ट्रेंड भी लगाया है, इसे पढ़ना। हमारे इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज पे इस टाइम पे 2.1 चल रहा है हमारी कंट्री पे। इसका मतलब 2.1 का एवरेज हमारी कंट्री में बर्थ रेट है अभी, जो कि स्टिल इट्स स्टेबल। वहां जापान का बहुत गिर चुका है, ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के लिए एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बोलता है व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस और अ रिसोर्स। एक रिसोर्स, हाँ हाँ, देखो भाई आपके नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में देयर आर वेरियस लिंक्स, तो आप वहां जाके अगर चाहे तो पीपीटी वगैरह आपको मिल सकती है, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपरली अभी अगर आए हो तो लाइव पूरी देखनी है, और मैं तो प्रेफर करूंगी आपको कि आप यहीं से कुछ कुछ की नोट्स बना लो अपने, है ना। हाँ और ऐप, यस और ऐप भी है, आई थिंक बहुत जल्द तो हम शायद कुछ नए कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे, तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी, प्लस आपको बने रहना है, बिकॉज अभी तो एसएसटी है, इसके बाद साइंस भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है भाई। तो प्लीज हाँ देखते रहना, और प्लीज यार हिट द लाइक बटन, है ना, इतनी मेहनत चल रही है हमारी, आपको मेहनत करनी है। रिसोर्सेस को क्या चीज रिसोर्सेस बनाती है? रिसोर्सेस की यूटिलिटी और उसकी यूजेबिलिटी। देखो यार, कोयला मेरी धरती के अंदर आज से बहुत साल पहले ही पड़ा हुआ था, आगे पड़ा रहेगा, लेकिन उस कोयले को यूजेबल किसने बनाया? मैंने बनाया। वो कोयला यूटिलिटी है उसमें कि नहीं है, वो काम करने लायक है कि नहीं है, ये डिफाइन करेगा कि एक सब्सटेंस, एक कोई ऑब्जेक्ट सब्सटेंस है नॉर्मल या एक रिसोर्स है। तो यूटिलिटी और यूटिलिटी का आंसर है बोथ ए एंड सी। भाई अगर ऑप्शन में कहीं पे ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड सी आ रहा है ना भाई, तो उसको प्लीज इग्नोर मत करना, उसे रीड करना एक बार प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। भाई देखो मिनरल और रिसोर्स से क्वेश्चन आना इज प्रोमिनेंट, आता ही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है। नॉन मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जिनके अंदर मेटल नहीं पाया जाता है। अब ध्यान से देखो, दी बॉक्साइट किसकी ओर है? कमेंट डाउन करो अभी, बॉक्साइट किसकी ओर है? लेड, दीदी लेड हमने पढ़ा है, लेड का सिंबल होता है पीबी, साइंस वाले बच्चों, लेड का सिंबल होता है पी बी, और ये पीबी सिंबल क्या है? ये पीबी सिंबल है हमारे लेड का, और लेड क्या है दीदी? हमारा लेड एक मेटल है। मैंगनीज सिंबल होता है एमएन, दीदी ये तीनों जो ऊपर के नाम आपने पढ़ाए ना, ये तीनों मेटल हैं। बचा कौन सा ऑप्शन? माइका, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। आई होप सो आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो मैं कमेंट में चेक करूंगी। आयरन की ओर का नाम क्या होता है? मरकरी, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, आयरन की ओर का नाम क्या होता है? मरकरी की ओर का नाम क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे विद योर नेम, ठीक है, मैं शाउट आउट दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। देखो क्वेश्चन वर्ल्ड पूछा है, बट मैं आपको इंडिया का पढ़ा के भी भेजूंगी। लीडिंग प्रोडक्शन कॉपर का दुनिया में कौन? देखो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में नंबर 1 कंट्री जो है वो कौन है? चिली, CHILE, चिली। तो इसका आंसर चिली है, बट आपको इतने में छोड़ नहीं देना है, आपको नेक्स्ट 2 भी पढ़ने हैं। चिली के नीचे क्या है दीदी? आपका पेरू, और नीचे क्या है? चाइना। तो आपको कम से कम 3 तो याद रखना है। क्या रखने हैं आपको? 3 याद। कौन से? नंबर 1 कॉपर इज आर चिले, नंबर 2 कॉपर इज आर पेरू, एंड नंबर 3 इज इन चाइना। लेकिन मैं आई हूं तो मैं आपको इंडिया भी याद कराऊंगी, तो याद रखना इंडिया की सबसे ज्यादा कॉपर प्रोडक्शन कौन करता है और मैक्सिमम कौन करता है? इट इज नन अदर देन आर मध्य प्रदेश। और जो जो मध्य प्रदेश के वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना नाम जरूर कमेंट डाउन करना, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट कॉपर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। और इसके अलावा अब मैं मध्य प्रदेश पहुंच ही गई हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैप में और ऊपर ले जाऊंगी। मेरे पास एक एरिया होता है, उसको हम प्यार से बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में, किसमें? इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में 3 स्टेट आती हैं प्रोमिनेंट। कितनी आती है? 3 स्टेट। याद करो, नंबर 1 कौन सी आती है? उड़ीसा, नंबर 2 कौन सी आती है दीदी? हमारी झारखंड, और नंबर 3 कौन सी है? छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा,
झारखंड, चंडीगढ़। ओजीसी 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 ओजीसी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट हैं जहां पे इंडिया के बहुत सारे वैरायटी ऑफ मिनरल्स एक जगह पे एक साथ हमें मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ओजीसी इज द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो प्लीज इसको याद रखना। इस एरिया पे अगर आप पे कभी ऑप्शन में तुम्हें ओजीसी दिख जाए ना यार, तो इनको कंसिडर करना, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के मैक्सिमम मिनरल्स मिले। तो कितनी अच्छी बात है यार, मैक्सिमम मिनरल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। एक फार्मर को अपनी फैमिली की नीड प्रॉपरली फुलफिल करनी है, तो उसको सिर्फ अपने लिए चाहिए, उसे सिर्फ अपनी फुलफिल करनी है। ऐसी फार्मिंग को हम प्यार से बोलते हैं सबसिस्टेंस। सब का मतलब होता है फॉर अस, मतलब अपने लिए, सेल्फ। सबका मतलब है सेल्फ। सिस का मतलब क्या है, लिविंग। सेल्फ लिविंग के लिए जो फार्मिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आपको याद रखना है, सब मतलब सेल्फ, सिस मतलब लिविंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज नोन एज द फार्मिंग विच इज डन फॉर द ओन फार्मर्स फैमिली। दूसरी क्या है, ऑर्गेनिक। नाम में ही ऑर्गेनिक है दीदी। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें आप ऑर्गेनिक चीजों का यूज करके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हो, खाद का यूज करते हो, ऑर्गेनिक सीड्स का यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत महंगी होती है, बहुत टाइम टेकिंग भी होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें आप ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे होते हो। तीसरी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल वर्ड का मतलब ही क्या है दीदी, चाय का बगान है, अब कोई है तो पिएगा नहीं कि वो बगान ही खा जाएगा। तो कमर्शियल फार्मिंग होती है जो कि की जाती है बेचने के लिए, फॉर एक्सपोर्ट। और लास्ट है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग जो कि हम लोग करते हैं अपने खेत में, एक तरफ उगा दिया हमने लौकी, एक तरफ उग रही है भिंडी, तो मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने हमें फोटो भी दिख रही होगी, है ना। ये फार्मर अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे एक खेत में तो काम कर रहा है बस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। और बाकी आपके लिए फोटोज वगैरह लगाई गई है ताकि आप लोग क्या कर सके, उसे याद कर सके। उसके आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज नॉट क्लासिफाइड प्लांटेशन। अब जिस बच्चे को प्लांटेशन क्रॉप नहीं पता है, अभी वहीं पे वीडियो रोक लो और वहीं पे सुन लो फटाफट से। प्लांटेशन क्रॉप होती है ऐसी क्रॉप जो कि बहुत ज्यादा पैमाने में लगाई जाती है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर कमर्शियल पर्पस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो मुझे बात बताओ, टी, शुगर केन और कैश्यू, दीदी ये हम नॉर्मली यूज करते हैं क्या? हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं नहीं। बट इसका ऑप्शन क्या है, राइस। क्वेश्चन पढ़ लो, विच इज नॉट पूछा है, नॉट 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 नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अब देखो आपके यहाँ पे फोटो लगा दी गई है और आपको इन फोटो का यूज करना है। खाते हो सब्जियां, भाई खाया करो इन सब्जियों को, भाई ये सब्जियां खा के आंखें तेज होंगी तुम्हारी। ऐसा ना हो बाद में मेडिकल में दिक्कत आ जाए, इसलिए खाया पिया करो यार। और सर्दियों में तो भाई हरी सब्जियां आ गई हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, ग्रीन वेजिटेबल्स भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स इज फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज। जब आप वेजिटेबल्स को, इन चीजों, तो आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में जो लोग सामान लेके आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो बेचने के लिए तो ला रहे हैं। तो बेचने के लिए चीजें क्या की जाती है, हम बेचने के लिए चीजों को हम कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे हम लगा रहे हैं तो उसे हम कमर्शियल क्रॉप बोलेंगे। तो जब आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, इन चीजों को बहुत ही बड़े स्केल पे लगाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। लेकिन हम 3 और नाम नहीं पढ़ेंगे दीदी। विटीकल्चर का मतलब होता है द रियरिंग ऑफ ग्रेप्स। आपको पता है ग्रेप्स से वाइन भी बनती है, वाइन। तो उन ग्रेप्स की जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उन ग्रेप्स की प्रोडक्शन से जब हम वाइन्स वगैरह बनाते हैं या उनको यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विटीकल्चर। आपने सुना होगा सिल्क के बारे में, जब आप सिल्क वॉर्म को रियर करते हो तो उस कल्चर को हम प्यार से क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। और जब आप ऐसी मछली पालन करते हो, मछलियों को संभालते हो, मछली का पालन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, पिसी कल्चर। तो आपको याद रखना है, आपके सामने पिक्चर बन चुकी है, आपको ऐसे ये पूरे याद रखना है। अब मैं आपको एक और होमवर्क यहाँ पे दे रही हूँ, जो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि जो ब्लू रेवोल्यूशन आया था वो किसके रिलेटेड था, जो गोल्डन रेवोल्यूशन आया था वो किसके रिलेटेड था, जो येलो रेवोल्यूशन आया था वो किसके रिलेटेड था, और जो पिंक रेवोल्यूशन आया था वो किसके रिलेटेड था। ये आपका होमवर्क है, मैं कमेंट में चेक करने वाली हूँ, पहले बता रही हूँ, तो तुम्हें बताने हैं मुझे आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक जो कि पूछा आता है आपकी ज्योग्राफी से, एंड लेट मी टेल यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। मैंने आपके लिए देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैप लगा रखा है पूरा, तो आपको मैं सिर्फ ये नहीं याद कराऊंगी, मैं आपको पूरा याद कराऊंगी। सबसे पहली बात दीदी, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, दीदी दिस कॉन्टिनेंट, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। दिस कॉन्टिनेंट इज नोन एज योर प्रेरीज। मतलब ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे आपका आधा पार्ट ऊपर यूएसए का है, उसके ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है। ठीक है, तो याद रखना आपके ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, इसमें जो घास के मैदान है इनको हम बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं इनको, प्रेरी। ऐसे रखना, यहाँ पे बहुत सारी फेरी आती है, क्या आती है, बहुत सारी फेरी 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 आती है, तो यहाँ पे नाम क्या होता है, प्रेरी। उसके बाद साउथ अमेरिका। अब देखो
ट्रिक क्या याद है, दी साउथ अमेरिका के जितने भी ग्रासलैंड के नाम में आता है ओस ओस ओस, बहुत ओस पड़ती है यहाँ पे, तो साउथ अमेरिका में है लानानोस, कैंपोस, पेम्पोस, तो ये जितने भी ओस ओस वाले नाम है सारे किस में आएंगे, साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड में। उसके बाद दीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दीदी हमारे यूरोप में जो माउंटेन्स है ना, यूरोप में जो ग्रासलैंड है उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, पुस्तास। यहाँ पे बहुत ही पुश्तैनी लोग रहते हैं ना, यूरोप में बहुत ही पुश्तैनी लोग हैं, तो क्या नाम होता है उसका, पुस्तास। और यही वो एरिया जो कि हमारे एशिया और यूरोप के बीच में, इसे बोलते हैं स्टीप। भाई देखो एशिया और यूरोप कितना स्टीप माहौल है ना यहाँ पे, तो स्टीप याद रखना है। उसके अलावा आपने मंचूरियन खाया, मंचूरियन पता है, मंचूरियन जो नाम आया है कहाँ से आया है, मंचूरियन नाम आया है चाइना का एक ग्रासलैंड, उसका नाम है मंचूरिया ग्रासलैंड, उस मंचूरिया ग्रासलैंड के नाम पे आया मंचूरियन का नाम। तो अगली बार जब मंचूरियन खाओगे ना, चाइना को जरूर याद रखना, ठीक है। मंचूरियन चाउमीन कहाँ से आती है, चाइना से, तो मंचूरिया कहाँ था, हमारे चाइना के पास। उसके बाद दीदी अफ्रीका में आता है हमारा सवाना, आपने सुना होगा सवाना, सवाना सवाना, सवाना के एक ब्रांड भी है सवाना, तो ये सवाना ब्रांड जो है ना, सवाना ब्रांड कहाँ है, हमारे अफ्रीका की। उसके अलावा अफ्रीका के बिल्कुल साउथ अफ्रीका में नीचे यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेल्ट। उसके बाद हमारे इधर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, बिल्कुल डाउन्स में है, बिल्कुल नीचे है हमारे, देखो तो यहाँ पे कौन सा आता है, डाउन्स। तो एक बार फिर से याद करें, नॉर्थ अमेरिका में क्या आती है, फेरी, इसलिए नाम क्या है, प्रेरी। साउथ अमेरिका में क्या आती है, ओस गिरती है, इसलिए नाम क्या है, लालानोस, कैंपोस, पेम्पोस। उसके बाद आप जाओगे कहाँ पे, हमारे यूरोप, यूरोप में रहते हैं बहुत ही पुश्तैनी लोग, इसलिए पुस्तास। बहुत ही स्टीप है यहाँ पे, तो स्टीप्स। साउथ अफ्रीका में क्या है, हमारे सवाना ब्रांड है, और साउथ अफ्रीका में नीचे वाले पार्ट में क्या आते हैं, वेल्स आते हैं हमारे, वेल्स, उड़ने वाले वेल्स, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचोगे हमारे कहाँ पे, आप पहुंचोगे हमारे चाइना में, चाइना में हम क्या खाते हैं, नूडल्स और मंचूरियन, चाइना में क्या है हमारा, मंचूरिया। और सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, बिल्कुल डाउन्स में, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, डाउन्स। तो ट्रिक से ट्रिक जिंदाबाद है भाई, पेपर में तुम्हें यही याद आएगा, मैं पक्का बता रही हूँ। तुम्हारा अगर आ गया मंचूरिया ग्रासलैंड, तुम चाइना मार्क करके आ जाओगे, आई हैव दैट मच कैपेबिलिटी इन यू, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका का नाम याद कर सकते हैं, वेल्स। क्या है उसका नाम, वेल्स, तो प्लीज उसका नाम है वेल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, which is the long term consequences of unchecked ozone depletion on the earth ecosystem, अर्थ के इकोसिस्टम पे अगर ओजोन डिप्लीशन हो रही है तो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपसे पूछ रही है व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। पहला मेन इसका क्वेश्चन, मुझे बात बताओ, अगर ओजोन डिप्लीशन हो रही है तो क्या इससे मेरी जो इकोलॉजी है, जो मेरा इन्वायरमेंट बैलेंस होगा, कहीं पे, कहीं पे भी नहीं होगा। ये क्या लिखा है यहाँ पे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। भाई सीधी बात है, अगर ओजोन डिप्लीट होगी, ओजोन क्या है, पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओजोन लेयर पाई जाती है ओजोनोस्फेयर में, और ओजोनोस्फेयर कहाँ है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ओजोन है क्या, ओजोन एक O3 की लेयर है, और ये O3 की लेयर, ये जो सन की हार्मफुल यूवी रेज आ रही है ना, इन यूवी रेज से मुझे बचाती है। देखो यूवी रेज तीन तरह की होती है, एक होती है UVA, एक होती है UVB, एक होती है UVC। UVA मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, UVB थोड़ी बहुत हानिकारक है, लेकिन UVC सबसे खतरनाक है। ये UVC अगर घुस गई ना इंडिया के अंदर भाई, मतलब हमारे अर्थ के अंदर भाई, तबाही हो जाएगी। तो इस UVC रेस से प्रोटेक्ट करती है कौन, हमें, ओजोन लेयर। अगर ये नहीं होगी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा भाई, तुम्हारे स्किन के अंदर कैंसर हो जाएगा भाई, बता रही हूँ पहली। तो ओजोन लेयर को बचा के रखना है, इसलिए कम से कम गाड़ियां का इस्तेमाल करो, साइकिल का इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अरे खुद बताओ यार, अगर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करोगे तो क्या होगा, अरे दीदी फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी, अच्छा जी। ऑक्सीजन रिलीज होगा, अरे मोरी मैया कहीं नहीं होगा, क्या होगा, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, द इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, देखो गर्मियां और गर्मियां हो चुकी हैं, और गर्मी हो रही है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा, हमारे आइस कैप जो है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं हमारे, द रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री विच प्रोसेसेस रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशन इज कॉल्ड, वो इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल ऑब्टेन करती है हमारे ओशन से। देखो ओशन यानी कि पानी, पानी यानी कि मरीन, ऐसे अपने आंसर टिक करोगे आप, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इंडिया की पहली जो टेक्सटाइल की मिल इस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ हुई थी। देखो मैं बताना चाहूंगी, इंडिया में सबसे पहली कॉटन की टेक्सटाइल मिल जो थी उसका नाम था बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग, और ये हुई थी आपके मुंबई, हमें आना है मुंबई, मुंबई में हुई थी, ठीक है, याद रखना। और वो थी कौन सी, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन, मैंने ऑलरेडी बोला है, जब भी ऑप्शन में दिखे ऑल ऑफ दिस अपने आप को रोको, रोको, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है। मुझे बात बताओ, ये बोल रहा है कि इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग क्या होंगे, अरे ये जमशेदपुर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हमारे लिए,
बोकारो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? राउरकेला इंपॉर्टेंट नहीं है? अबे तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ऑल ऑफ द अबव। जब भी दिखे ना ऑल ऑफ द अबव, खुद को बोलो चिक चिक कि हाँ ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग भाई, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ये मैच द फॉलोइंग वाले। तुम्हें एक पेयर मिल गया ना बाय गॉड, तुम आंसर निकाल लोगे। करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। राइट टू इक्वालिटी भाई, इक्वालिटी इक्वल, इक्वालिटी इक्वल, इक्वालिटी इक्वल, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समान अगर तुम लोग इक्वालिटी तुम्हें मिल रही है तो इक्वालिटी तो है ये। तो फर्स्ट का है टू, ए का टू देखो कहाँ है, ए का टू, यहाँ पे ए का टू नहीं है, यहाँ पे ए का टू नहीं है, यहाँ पे ए का टू नहीं, एक ही ऑप्शन है भाई, पहले में ही डन हो गया। लेकिन आगे पढ़ेंगे। ए का है सेकंड, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मिल रही है आपको भाई। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम क्या है कि यू कैन, खुद से आप कुछ भी एसोसिएशन बना सकते हो। उसके बाद क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की रिलीजन है भाई, आप अपना कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? जब तस्करी कहते हैं उसे, जब लोगों को ना एक जगह ले जाया जाता है, उनसे अपने मनचाहे काम करवाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिक। ठीक है, बंधुआ मजदूरी टाइप हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप ऑफ इंडिया इज गारंटेड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसको मिलता है फ्री एजुकेशन? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 7 से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों को राइट है कि उन्हें पढ़ाई मिलनी चाहिए, और अगर इन 7 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाई गई तो इनके माता पिता को जेल में हो सकती है भाई। ठीक है, तो ये याद रखना, हमारे इंडिया में एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है राइट टू एजुकेशन। 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को पूरा अधिकार है एजुकेशन मिलने का, और वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, इवन द गवर्नमेंट। इट्स अ फंडामेंटल राइट, वो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट। और देखो हम बहुत जल्दी अपनी 50 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन जहां से भी देख रहे हो, एंड कमेंट डाउन टू। ठीक है, तो मेहनत सबने करी है, डू इट। द रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय, हमारी कंट्री में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसको हटाने का जो प्रावधान है वो आफ्टर द प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही हाउस का है। हमारे दो हाउस होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, एक हाउस है राज्यसभा, एक हाउस है लोकसभा। इन दोनों हाउस में एक ही हाउस के पास पावर है कि वो इसको हटा सकते हैं, वो कौन है? हमारी लोकसभा। अब ऐसा क्यों दीदी? लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, वहां पे लोगों को चुन के लाया जा रहा है, तो अगर इन लोगों को चुन के लाया जाए तो यार इनके पास पावर होनी चाहिए ना, लोगों के वक्ता है ये, इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल इंट्रोड्यूस इन, भाई ये मनी बिल बहुत खतरनाक है, और ये मनी बिल मैं बता रही हूँ, ये डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ पे कितने कितने पैसे कहाँ जाएंगे, कौन से पे कहाँ पे हम रेजोल्यूशन करेंगे, कितना जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मनी बिल को लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, और इसके लिए भी लोकसभा को परमिशन लेनी पड़ती है हमारे कहाँ से? हमारे प्रेसिडेंट से। और इसके बाद लोकसभा इस मनी बिल को ट्रांसफर करती है राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास मनी बिल को ठुकराने का कोई भी रीजन नहीं है। राज्यसभा कभी भी मनी बिल को दोबारा वापस नहीं कर सकती है। 14 डेज है उनके पास चेंजेस सजेशन देने के लिए, उसके अलावा जयराम जी की कुछ नहीं कर सकते वो। जयराम जी से मुझे याद आया कि मनरेगा जो स्कीम है आपकी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका जो नाम हो गया वो चेंज हो गया, इसका नाम हो गया अब जी राम जी। तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि मनरेगा स्कीम का जो प्रॉपर पूरा नाम है वो क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? यस, मेरे जो प्रेसिडेंट है, माननीय मेरे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि दिग्गज होते हैं, कोई आर्ट की फील्ड में होता है, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में होता है, कोई किसी तरह के ऑथर्स होते हैं। तो ऐसे दिग्गज लोगों को हमारे राज्यसभा में बैठने का मौका मिलता है, और ये मौका देते हैं हमें हमारे उनके हमारे प्रेसिडेंट। तो ऐसे कितने लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के? तो द आंसर इज 12, ऐसे 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलता है, 1/3, एक तिहाई, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर। अब मेरी बात सुनना, राज्यसभा जो है ना, इट इज अ परमानेंट हाउस। आप कभी भी राज्यसभा सिटिंग में जाओगे, राज्यसभा कभी खाली नहीं मिलेगा। लोकसभा इज अ डिसॉल्विंग हाउस, जो आपकी लोकसभा है वो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड इट नेवर डिसॉल्व। इसीलिए राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं, यानी कि एक तिहाई मेंबर, वो हर 2 साल में, इन एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में वो मेंबर रिटायर होते हैं। कितने? 1/3। तो याद रखना है, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? पहले आपको बताना चाहूंगी कि डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर निकाल के दे दी जाती है, किसको? हमारे हमारे लोकल लेवल को, लोकल यानी कि पंचायत को, म्यूनसिपैलिटी को, इन लोगों को। जब
सेंटर से पावर निकाल के दी जाती है हमारे लोकल लेवल को, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मकसद क्या है, मोटिव क्या है उसका, तो उसका मोटिव है कि हमें ऑटोनॉमी देनी है लोकल बॉडी को। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं राज, मतलब खुद से राज करना है आपको। जो लोकल बॉडीज है हमारी, पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, इनको ऑटोनॉमी देती है सरकार विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है हमारे इंडिया में देर आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट, उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके नीचे कौन सी है, नीचे कौन, जल्दी बताओ, नीचे कौन सी है हमारी, लोकल गवर्नमेंट। अभी तो पढ़ा है। और जब यही सेंट्रल पावर अपनी शेयर कर देती है लोकल गवर्नमेंट को, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन एक कंट्री में जहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया है कि लोग इस तरह से यहाँ पे हम अपनी पावर शेयर कर पा रहे हैं या फिर पावर शेयरिंग कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। प्लीज याद रखना कि अगर एक कंट्री में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल है तो इसका मतलब दैट कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। और यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हमारे पास अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लाइड्स भाई, तो जोश बना के रखो अपना तगड़ा वाला। Who among the following is not a member of the election commission? अब सुनना, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, मेरी कंट्री में इलेक्शन को रेगुलेट करना, कहीं पे कोई धोखेबाजी तो नहीं हो रही है, कहीं पे वोट चोरी तो नहीं हो रही है, पूल बूथ तो नहीं हो रहा है, ये सारा, इवन सिंबल देना, नॉमिनेशन फाइल कराना, ये सारा काम किसका होता है, मेरे इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के अंदर देयर आर 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 लोग होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की कोई पोस्ट नहीं होती, देयर आर ओनली 2 पोस्ट। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 है आपके इलेक्शन कमिश्नर। टोटल कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। इसके अलावा और कोई पोस्ट नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। आपसे पूछा है इनमें से नॉट, कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यस, पहले हमारी वोटिंग एज जो थी ना, इट वाज 21 ईयर्स, अब वो 18 ईयर्स हो चुकी है। तो ये हमने किया था अपने 61st अमेंडमेंट एक्ट। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 61st अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था, ठीक है। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लाइड और आपका लास्ट क्वेश्चन भी इलेक्शन के ऊपर है, विच इज द ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है बिकॉज रिसेंटली हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शन के ऊपर बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं। SIR आया है ना, बहुत जगह नए नए इलेक्शन के पैटर्न्स आए हैं, रिवाइज स्लिप्स आ रही हैं, तो इसीलिए इलेक्शन के ऊपर मैंने क्वेश्चन पक्का से डाला है। तो ईवीएम पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया के कौन से जनरल इलेक्शन में यूज किए गए थे, तो इट वाज द जनरल इलेक्शन 2004। मैं पैदा हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये ईवीएम मशीन आई थी, है ना। तो प्लीज ये याद रखना आपको। और लेट मी टेल यू, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इन स्लाइड्स में कराए हैं, आई हैव ट्राइड कि मैंने उन्हें आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो प्लीज आप उनसे अपने की पॉइंट्स बनाइएगा। और इसमें सारे वो क्वेश्चन है जो कि इस समय ना काफी न्यूज में रहे भी हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन ग्रासलैंड के उठाए हैं जो रिपीटेड भी रहे हैं और प्लस न्यूज में भी रहे हैं। तो यूपीएससी, जो यूपीएससी कह रही हूँ मैं यूपीएससी के एग्जाम देती हूँ, मुझे वही याद आ रहा है। तो जो बाकी इसमें जो आपके पैटर्न सैनिक के जो आते हैं, वो इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ द पेपर। इसीलिए इस लास्ट टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना मैक्सिमम रिवीजन करें। और सेम ऐसे ही वीडियोस आएंगी। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज SST। ऐसी कल साइंस की आएंगी, देन देयर विल बी मैथ्स, देयर विल बी इंग्लिश। और ऐसी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो देयर विल बी लिंक्स ऑफ द PDF, देयर विल बी लिंक ऑफ द चैनल एंड द ऐप। आप जाके उनको स्क्रॉल कर सकते हैं, यू कैन गेट द data out there. So this was all. This was Suman Didi signing off and I hope you liked it. Please mention your name, your state and from where you are looking it. ठीक है, जय हिंद, जय भारत।